Hello students, welcome to our channel Prep Online. How are you all? So today हम क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर 4। एलजेब्रा जो यूनिट है हमारी, उसका लास्ट चैप्टर है और बहुत ही सिंपली और बहुत आसानी से आप इसको समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ है तो हमको पूरी नॉलेज है क्वाड्रेटिक के बारे में। और बेसिकली आप लोग अच्छे से जानते भी हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करना सीखे थे, वैसे ही वो इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए थे, हमको पता है कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल से कैसे बनकर आई थी। इक्वेट किया था जीरो से और वो पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो गया था, इक्वेशन में। तो इन सिमिलर वे हम लोगों का काम है किसको पढ़ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 को पढ़ना। तो सबसे पहले इसके बाद बहुत ही नॉर्मल सी एक बात समझना, एंड द थिंग इज व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? आपने कहा सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? p of x इज इक्वल्स टू दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को उठाकर जीरो से इक्वेट कर देता हूं और आपके सामने एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी a जीरो नहीं होगा, बिकॉज वो क्वाड्रेटिक बोलने का रीजन ही यह है कि इसकी डिग्री 2 होती है। इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है 2, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर दिख रही है x की कितनी है, 2 है। अब एक छोटी सी बात समझना, अगर आपके सामने मैं इसका एग्जांपल दूं तो एग्जांपल इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आप इस बात को समझ सकते हो अच्छे तरीके से कि आपके पास a, b और c की वैल्यू निकल कर आ रही है। अगर आप इसमें 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0 कर रहे हो और आपके पास x स्क्वायर अभी प्रेजेंट है, तो ये क्वाड्रेटिक है। 2x स्क्वायर प्लस 4 किया है इक्वल टू 0 है, तो भी ये क्वाड्रेटिक है। और ओनली 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो भी ये क्वाड्रेटिक है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि आपके पास इनमें से कोई भी फॉर्म हो, ये क्वाड्रेटिक रहेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का रहना जरूरी है अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे समझ सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आपको इस बात का ध्यान भी रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएंगे? सपोज जनरली 1 मार्क आपसे पूछ लिया कि चेक करके बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो मैं आपको इतनी चीज देर से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो इक्वेशन जिसकी अंदर x की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का रहना जरूरी है। तो हमारे उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए। दिस इज एक्सरसाइज 4.1 और ये हमारे सामने क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब इस चैप्टर को भी मैं मेरे अकॉर्डिंग चलाऊंगा, जिस अकॉर्डिंग मैं कराऊंगा आप उस अकॉर्डिंग करो, उससे आपको बेटर समझ में आएगी चीजें, बिकॉज मैंने उसको डिवाइड कर दिया है अलग अलग पार्ट्स में। हम इस पार्ट को पहले पढ़ेंगे तो हमको उसके आगे आने वाले पार्ट्स में उसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना क्या चीज है, ठीक है। अब आपके सामने जो ये इक्वेशंस बनी हुई है सारी की सारी, इन सब में आपको ये चेक करके बताना है कि इनके अंदर से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कुछ एक आध एग्जांपल मैं आपको लेकर बताऊंगा और आपको समझ में आएगा बड़े आराम से कि इनके अंदर से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो बात को जरा समझना अच्छे से, ओके। सपोज मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया इसके फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। थोड़ा ध्यान से समझना फर्स्ट पार्ट को अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल सा पार्ट है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट को यहां सॉल्व किया, लिखा हुआ है मेरे पास x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। हमने इसका होल स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3। 2x से 2x कट जाएगा और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास इक्वेशन निकल के आ रही है कुछ इस तरीके से, x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हम जानते हैं यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। और हम इस बात को अच्छे समझ चुके हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान रखना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला पार्ट दिखाया, अब एक फिफ्थ वाले पार्ट को ट्राई करते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट का क्या सीन है? फिफ्थ वाले पार्ट में मैंने ट्राई किया। इन फिफ्थ पार्ट वी हैव गिवन दैट 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे निकल कर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x एंड माइनस का 5।
एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है। इसको सॉल्व करने पर निकल के आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x एंड प्लस 8 और इक्वल टू में कितना निकल के आएगा 0। तो ये हमारे पास, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। दिस इज आवर आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, दिस इज अ लीनियर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी ध्यान देना। ऐसा भी ये वाला क्वेश्चन है, इसको जब आप इसी अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो आपको कंफर्म इसमें सॉल्व करने पर दिखाई देगा कि एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। ये थर्ड वाला पार्ट जरा ध्यान से देखना। इन थर्ड पार्ट वी हैव गिवन दैट x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3। तो यहां पर मल्टीप्लाई करने पर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, आप इसको एंड तक सिंप्लीफाई जरूर करना। ये आपके सामने इक्वेशन निकल के आ गया, बोलोगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रहे आपको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज का कि ये कौन सी इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके चलो, अब ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लो। जैसे आपके यहाँ पे क्यूब बना हुआ है, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन है ना। यहाँ पे क्यूब है और आप जानते हो कि a माइनस बी के होल क्यूब से खोलोगे तो एक्स क्यूब आएगा। दिखने में एक्स क्यूब आ रहा है लेकिन वो बाद में कट जाएगा, तो इसमें जरा ध्यान से देखकर आंसर देना। पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जज करना क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के चांसेस वैसे तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन होने की वजह से इसको करवा रहा हूं। और हम लोग इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे चलेंगे, जरा ध्यान से देखना। द थिंग इज, मैंने आपसे कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने इक्वेशन है। और इक्वेशन के अंदर जैसे आपने पता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो x की दो वैल्यूज निकल के आ रही थी उनको हम कहते थे दीज आर द जीरोज। x की जो दो वैल्यूज निकल के आ रही थी वो थी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो वैल्यूज निकल के आती है उनको जीरोज कहते हैं। और यहाँ इक्वेशन में जो x की दो वैल्यू, यहां पे भी दो वैल्यूज निकल के आएंगी, तो उन दो वैल्यूज को यहां पर कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। तो रूट्स और जीरोस में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि पॉलिनोमियल में उनको जीरोस कहा जाता है और इक्वेशन में उनको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको रूट्स कहा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर एक्स के आंसर पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप बोलोगे कि वो उसके जीरोस हैं। और अगर आप इक्वेशन में पूछोगे कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आप उसके रूट्स निकालोगे। बेसिकली वो आपसे रूट्स निकालने के लिए कह रहा होगा। अब बात थोड़ी सी यहां पर यह समझने की है कि इसके रूट्स निकालने के मेथड कितने सारे हैं मेरे सामने। तो मैं आपके सामने वो मेथड जरा प्रेजेंट करूंगा, तो ढंग से जरा समझने की कोशिश करना कि मेथड्स कौन कौन से। 3 मेथड्स, टोटल 3 मेथड है। पहला है अपने पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और ये मेथड ऐसा है जो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, इतनी बार कि पूछो मत। यह है अपना quadratic formula. This is the most important method. Quadratic formula, x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ये फॉर्मूला हम सबको नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका ओरिजिनल नेम है श्रीधराचार्य मेथड। और ये अपना वैदिक मैथमेटिक्स, जो इंडिया का वैदिक मैथमेटिक्स है, उसके अंदर इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। इस मेथड का नाम था श्रीधराचार्य मेथड। और बाद में इसी मेथड को किसके नाम से जानने लग गए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक मेथड और है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है, इसी मेथड ने हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन दिया था। इस मेथड ने हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन दिया है, लेकिन सीबीएसई ने इस मेथड को परमानेंटली एनसीईआरटी से कटवा दिया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब एनसीईआरटी में नहीं आएगा और ना ही इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये 30% से अलग की बात है। पिछले साल ही इसको कटवा दिया गया था, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना कि 30% सिलेबस में इस चैप्टर में क्या कटा है वो मैं आपको जब आएगा तो बता दूंगा। इस बार आपकी रिड्यूसिबल इक्वेशंस कट गई है। रिड्यूसिबल इक्वेशंस कौन सी है, जो भी आपके डाउट्स है मैं सारे सॉल्व कर दूंगा, चिंता मत करना, बताऊंगा कौन सी इक्वेशंस है। तो मेनली हमें फोकस करना है इन दो मेथड्स के ऊपर। ये दो मेथड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो ये वाला मेथड और एक ये वाला मेथड। इन दोनों मेथड्स को हमें ध्यान रखना है। इस मेथड का एक नाम और है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ
फैक्टराइजेशन, इसको कहा जाएगा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब आपके पास जो यहां पर आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये बी, सी और ए की वैल्यू देख रहे हो, ये और कुछ नहीं है, जो इक्वेशन में हमने एबीसी जो कोएफिशिएंट्स पढ़े थे ये वही है। तो आप बड़े आराम से इनको समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हम लोग आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिया है, दिस इज एन एग्जांपल, जो इक्वेशन आपके सामने आ रही है, आपको इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एज वेल एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसको अगर मुझे दोनों मेथड से सॉल्व करना है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। जरा ध्यान से देखना, मैंने इस इक्वेशन को लिखा और मुझे इसको स्प्लिटिंग करनी है। सबसे पहले मुझे लगाना है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखना सब लोग। हम लोग सब जानते हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म से। इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, 324। और आप लोग सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर मैं उस 1 को 324 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 1 को 324 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 324। और 324 के जो फैक्टर्स हैं वो निकालने पर कितने आएंगे, पहले 2 से किया, अगेन 2 से किया, और फिर मैंने उसको 3 से कर लिया। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अब आपके सामने ये आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना है इस चीज को। 324 के जो फैक्टर्स आपने निकाले हैं, इन फैक्टर्स के अंदर आपको सबसे पहले एक ऐसा नंबर्स का पेयर निकालना है जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 45 आना चाहिए। अब सीधी सी बात दिमाग के अंदर सीधे सीधे घुस रही है कि इनके जो ये फैक्टर्स हैं, स्प्लिटिंग का रूल है कि इन दोनों को कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करने पर ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 324 ही आए, और उन दो नंबर्स को ऐड या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। या तो ऐड करने पर आए या फिर माइनस करने पर आए। हम लोग सब स्प्लिटिंग अच्छे से जानते हैं। सवाल ये उठा है यहां पर कि जो अपने इसके फैक्टर्स निकाले, इन फैक्टर्स के अंदर 100% एक ऐसा नंबर्स का पेयर प्रेजेंट है जिसको प्लस या माइनस करने पर 45 आ रहा होगा 100%। अब आप कैसे जज करोगे, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स काम में ले रहे हैं, इनमें से आप एक भी फैक्टर को छोड़ नहीं सकते हो। आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स काम में लेने हैं। आप एक भी फैक्टर को जितनी बार वो प्रेजेंट है उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अगर 3 की प्रेजेंस 4 बार है तो वो 4 ही 3 कंसिडर किए जाएंगे, आप इसको 5 बार यूज नहीं कर सकते। यानी कि आपको मेनली जो है वो इन्हीं को काम में लेना है। तो मैंने देखो किस तरीके से दिमाग बिठाया, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपका प्रैक्टिस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। ध्यान से सुनना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहां तक 12 हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ओके। 3 3 जा 9, 9 या 27। मैंने दो नंबर निकाले, 27 और 12। मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा या नहीं आएगा, 100% आएगा, उसी के फैक्टर्स तो हैं ये। लेकिन क्या इन दोनों को ऐड या माइनस करने पर, माइनस तो बहुत दूर की बात है, ऐड करने पर 45 आ ही नहीं रहा है, तो हम ये समझ गए कि ये हमारा वो पेयर नहीं है, तो हमें इसको इरेज करना है, ये हमारे काम का नहीं है। समझ में आ गया किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन आप इस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। अब आपने डिफरेंट पेयर सोचा, आपने कहा कि काम करते हैं 2 2 जा 4, 4 या 12, 12 या 36, 36 लिया मैंने, एक तो ले लिया 36। 3 3 जा 9, एक ले लिया 9। यहां से लेकर और यहां तक ये तो हो गए टोटल 36, और जब इन दोनों को लिया तो कितना आया 9। 36 और 9 को ऐड करने पर आ रहा है 45। तो हमारा काम आसान हो गया, हमने लिखा x² माइनस 36x और माइनस 9x, क्योंकि मुझे माइनस साइन दे रखा है यहां पर, तो माइनस 9x और प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ध्यान रखना। और आप सब इस बात को समझ सकते हो कि आपके पास जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है इसमें दोनों के साइन नेगेटिव लेने का रीजन क्या था, क्योंकि मुझे पता है माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन तो फाइनली माइनस का आएगा। x कॉमन आया, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन आया, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 36 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 0। ओवरऑल x माइनस 36 कॉमन आएगा और यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू में कितना आएगा 0। बेसिक मेथड है, हम लोग बचपन से सीखते हैं इस टाइप की स्प्लिटिंग, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से x की वैल्यूज निकल के आएगी 9 और 36, और इस तरीके से हमें इसको सॉल्व किया। ये मेथड होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, को हम मिडिल ऑफ स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। हमने स्प्लिटिंग की है नॉर्मल, लेकिन बड़ा नंबर होने की वजह से उसके फैक्टर्स ढूंढना इस प्राइम फैक्टराइजेशन ने हमारे लिए आसान बना दिया। तो आप इस ट्रिक को मत भूलना। आगे आपको एग्जांपल और भी दूंगा। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की।
ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -45 है और सी की वैल्यू है 324। हमने पहले फॉर्मूला लिखा एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो आपने पुट किया माइनस ऑफ -45 प्लस माइनस अंडर रूट -45 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 324 और होल अपॉन में कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। एक्स इज इक्वल्स टू आएगा 45 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो ध्यान सुनना सब 45। अब यहां पर अगर आपको कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स पता हो तो आपके थोड़ा आसान रहता है स्क्वायर्स निकालना। जैसे कि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, अब जिन नंबर्स के लास्ट में 5 आता है उनका स्क्वायर निकालना बहुत ही सिंपल सा काम है। ध्यान सुनना सब कैसे निकालते हैं उनका स्क्वायर, मैं आपको यहां सिखाता हूं। जैसे कि 45 के लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 की तरफ से लगा दो आप 25 और 4 को अपने आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 4 5 से कितना हो गया 20, तो सीधा इसका स्क्वायर निकल गया 2025। आपको 85 का स्क्वायर निकालना है। आपने कहा सर 5 की तरफ से आएगा 25, 8 को अपने आगे वाले नंबर यानी कि 8 9 जा 72, आंसर आएगा 7225। तो कितना आसानी से आपने स्क्वायर निकाल दिया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो यहां पर आएगा 2025, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 45 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 4 4 16, 4 2 8 9 और 4 से कितना हो जाएगा 12 अपॉन में कितना आएगा आपके पास 2। कुछ स्क्वायर नंबर्स आपको भी याद होने चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपको स्क्वायर नंबर्स याद नहीं है तो आप कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लग सकता है वो कैलकुलेट करने में। हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद एक्स इज इक्वल्स टू कितना निकल कर आ रहा है 45 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इन दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा 2025 और 1296 को माइनस करने पर निकल के आएगा आपके पास 729। आप चाहो तो माइनस करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अपॉन में कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कितना हो चुका है 2। अब अगर हम लोग बात करें 729 की तो हम लोग सब जानते हैं कि ये 27 का स्क्वायर है, लेकिन आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको एक मेथड सिखा देता हूं जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट निकालने का। इस फॉर्मूला के अंदर कोई दिमाग लगाने का काम नहीं है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुटिंग का काम है, कैलकुलेशन का काम है। और यहां पर आपको ये स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए जो आप सीख जाओगे। अभी जैसे मैं सिखा रहा हूं उस तरीके से ध्यान से देखना। 729 आपको इनके नंबर्स के पेयर्स करने हैं और पीछे से करना है। हमने पीछे से इनका पेयर्स किया, ये अनपेयर्ड रह गया। अगर आगे कोई नंबर अनपेयर्ड रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका अनपेयर्ड रहना भी ठीक है। अगर पेयर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो अनपेयर्ड छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझना ध्यान से। 7 लिखा हुआ है हमारे सामने, क्या 7 किसी का स्क्वायर नंबर है? आपने कहा 7 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। अगर 7 स्क्वायर नंबर नहीं है तो 7 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है 4, और वो किसका होता है 2 का। तो 2 के अंदर 2 को ऐड करेंगे, ऊपर भी 2 आएगा, ध्यान रखना। माइनस करने पर कितना आएगा 3। हम सबने मेथड सीखा है 8th क्लास के अंदर, फिर 9th क्लास में भी काम में आया था इरॉन फॉर्मूला वगैरह में, अगर सॉल्व करना आपने कभी सॉल्व किया हो तो। और उस अकॉर्डिंग अभी 10th क्लास के अंदर भी यहाँ हमारी थोड़ी सी हेल्प कर रहा है मेथड। यानी कि ये कुछ ऐसे मेथड है कॉमन मेथड, इसके एलसीएम निकालना हम सबको आता है। तो वैसे ही लॉन्ग डिवीजन निकालना हम सबको आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना। 2 + 2 कितना हो गया 4, इनको माइनस करने पे 3 आ रहा है, 29 एज इट इज नीचे आ गया। और हम कह सकते हैं कि 4 के मल्टीप्लाई में मुझे ऐसा एक नंबर चाहिए, जैसे कि यहां पर 4 लिखा है तो इसके बगल में मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर 329 आना चाहिए। तो मैंने 4 के बगल में लिखा यहां पर 7 7 से कितना हो गया 49, 4 ऊपर चला गया, 7 और 28 + 4 कितना हो गया 32। एग्जैक्टली 329 आ रहा है 7 लिखने पर। अगर मैं चाहूं तो यहां पर सपोज 329 नहीं आता तो मैं उससे जस्ट छोटा नंबर लेता, मैं ऐसा नंबर यहां पे लिखता कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को इससे छोटी वैल्यू मिले। अभी तो 329 एग्जैक्टली मिल गया। अगर 329 नहीं मिलता तो मैं कौन सा नंबर लेता? मैं ऐसा नंबर लेता जो 329 से छोटा होता। अभी तो 7 सेटिस्फाई कर रहा है तो यहां पे 7 आएगा, 7 7 में ऐड होगा। यानी कि रफ में तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना होता है और यहां पे हम उसको उसमें ऐड करते हैं, ये 0 हो जाएगा और यहां पे भी 7 आएगा। तो बेसिकली 27 का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितने निकल के आएगी 45 ± 27 अपॉन में कितना आएगा 2। एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार आपको माइनस लेना है। आप समझ गए होंगे कि 2 आंसर आएंगे, एक बार प्लस लेने से आएंगे, एक बार माइनस लेने से आएंगे। 45 + 27 अपॉन 2 दिस विल बी इक्वल टू 72 अपॉन 2, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 36। माइनस लेने पर कितना आएगा x = 45 - 27 अपॉन 2 दिस विल बी इक्वल टू x = 18 अपॉन 2, आपका आंसर निकल के आएगा 9। दिस इज योर आंसर। या आपके दोनों आंसर्स निकल के आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। 45 - 27 18 होता है, 18 अपॉन 2 कितना हो गया 9। तो आप इस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको बड़े आराम से चीज समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं।
दूसरा एग्जांपल आया एक और। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया था कि आपको समझा सकूं और बेटर तरीके से, थोड़ा ध्यान से सुनना है इस एग्जांपल के अंदर हमें क्या करना है। अब इस एग्जांपल के अंदर मैंने आपके सामने सबसे पहले इसको स्प्लिटिंग से किया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इसके प्राइम फैक्टर्स किए मैंने 750 के। क्या क्या होता है, 2 से किया, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। फिर मैंने इसको 3 से कर दिया, फिर मैंने 5 से किया, और अब हम लोग इनमें से पेयर्स निकालेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पे कितना आता है, 55 आता है। 3 2 6, 6 5 30, 5 5 से कितना होता है 25। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 55। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। x कॉमन आया कितना बचेगा, x माइनस 30 बचेगा, माइनस 25 कॉमन आया कितना बचेगा, x माइनस 30 बचेगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। x माइनस 30 आ गया यहाँ पे, यहाँ बचेगा x माइनस 25 और इक्वल टू में कितना आएगा हमारे पास 0 आएगा। तो आप कह सकते हो कि यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 30 और यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 25। तो ये दोनों आपके आंसर्स हैं, x 30 और x कितना आ रहा है 25। ये दोनों आपके आंसर्स निकल के आ गए, आपने स्प्लिटिंग से किया है और सेम वही मेथड अप्लाई किया जो मैंने आपको पहले सिखाया था। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 55 हो चुकी है और c की वैल्यू कितनी है 750। अगर हम लोग यहां पर x की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो माइनस ऑफ माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना आएगा 2a। तो x इज इक्वल्स टू निकल के आएगा माइनस ऑफ माइनस 55 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 55 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 750 और अपॉन में कितना निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। x इज इक्वल्स टू आएगा माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे आएगा 55 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 55 का स्क्वायर। जो ट्रिक सिखाई थी उस अकॉर्डिंग काम करना, 5 की तरफ से लगाओ 25, 5 6 कितना होता है 30, आपका आंसर आएगा 3025। नेगेटिव का स्क्वायर प्लस होता है, ध्यान रखना, माइनस कितना आएगा ये 3000। 750 को मल्टीप्लाई करो, इससे कितना निकल के आएगा 7000, मल्टीप्लाई करके देख लेना आ जाएगा 3000। ठीक है, 4 का 0, 20 का 0 आ गया, 2 पर चला गया, 28 इंटू और 28 प्लस 2 कितना होता है 30। तो आप कह सकते हो इस तरीके से। तो x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 55 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा 25 और अपॉन में कितना आएगा 2। तो आप कह सकते हो कि आपका आंसर आएगा 55 प्लस माइनस 5 और अपॉन में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो जब आप प्लस लोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 55 प्लस 5 अपॉन 2 यानी कि 60 अपॉन 2 और 60 अपॉन 2 का मतलब कितना होता है 30। माइनस लेंगे तो निकल के आएगा x इज इक्वल्स टू 55 माइनस 5 अपॉन 2। आप कह सकते हो कि आंसर आएगा 25। 30 एंड 25 ये दो आपके आंसर्स निकल के आए। यहाँ पे भी आपके दो आंसर्स निकल के आए थे 30 एंड 25। आप देख सकते हो कि मेथड जो है वो दोनों ही बहुत आसान है, लेकिन इस वाले मेथड की अगर बात करें तो इस मेथड के अंदर एक अलग चीज है कि इस मेथड के अंदर दिमाग लगाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग है और कैलकुलेशन है। तो यहां पर थोड़ा सा ये फैक्टर ढूंढने में आपको टाइम लगता होगा, लेकिन ये टाइम भी आपका कम हो जाएगा अगर आप इस टाइप के इक्वेशंस की प्रैक्टिस करते हो। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए इसलिए कि आपके दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम कौन सी प्रॉब्लम्स को आगे फेस करना है जरा ध्यान से सुनना। अब मैंने एक्सरसाइज 4.1 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, मैं 4.2 का भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, बिकॉज में क्या बोला है इन्होंने कि आपको इन सब इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। रूट्स हम जानते हैं, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से निकालने यानी कि स्प्लिटिंग करनी है। और इन इक्वेशन जो एग्जांपल हमने लिए थे उनके सामने उनका कोई लेवल ही नहीं है। 10 के फैक्टर्स 5 2 10 होता है, माइनस करने पे 3 आएगा, बड़े आराम से इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो इसकी स्प्लिटिंग आप कर ही सकते हो, तो ये वाला आपके भरोसे है। ये वाले पार्ट को भी आप कर सकते हो, इसकी स्प्लिटिंग भी बड़े आराम से हो जाएगी। 6 2 12 होता है, 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने पे 1 आए तो 100% माइनस करने पे आएगा। 3 4 का कितना होता है 12, माइनस करने पे आ रहा है 1। बात करते हैं इसकी, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी अगर बात करें तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको यहीं करके दिखाता हूं इसकी स्प्लिटिंग बहुत ही इजी तरीके से, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भी है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। रूट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो, अगर वो बोलता है कि सॉल्व करना है तो इसको हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना, लेकिन अगर वो कहता है कि सॉल्व करना है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से
तो फिर हमें स्प्लिटिंग से ही करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप इस मेथड को सीखो इन क्वेश्चंस के लिए खासकर। √2 इंटू 5√2, सबसे पहली बात कि √2 और 5√2 को अगर मैं √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 कितना होता है, आपने कहा सर 10 होता है। ठीक है, अब 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर 7 आए, तो हमने कहा देखो 5 2 10 होता है, इन दोनों को ऐड करने पर 7 आ रहा है, तो हमारा काम हो गया। हमने लिखा √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 और इक्वल टू में कितना आएगा, 0। मुझे आप बताओ जरा इन दोनों के बारे में, आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों वैल्यूज के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, x को छोड़कर, तो यहां बचेगा √2x और यहां बचेगा 5। इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत किसी को, एनीवन? इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? अब यहां थोड़ा सा सवाल इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। 2x हम सब जानते हैं कि 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब आप सोच के देखो एक बार कि यहां पर इस 2 के पास 2 √2 है और यहां पे 1 √2 है, तो क्या हम यहां पर √2 कॉमन निकाल सकते हैं? तो यहां पे क्या बच जाएगा, √2x। 2 के पास 2 √2 होता है, आपने 1 √2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, √2x प्लस 5 और इक्वल टू में कितना आएगा, 0। ओवरऑल कॉमन क्या आ रहा है, ओवरऑल कॉमन आएगा √2x प्लस 5, क्योंकि दोनों जगह ब्रैकेट सेम बन रहे हैं और सेम बनते हैं स्प्लिटिंग में। यहां और यहां दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए और यहां पे क्या बचेगा, x प्लस √2 और इक्वल टू में कितना आएगा, 0। तो आप कह सकते हो कि यहां पर x की वैल्यू निकल के आएगी -5/√2 और यहां से x निकल के आएगा -√2। तो यहां तक आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर? तो ये जो है वो आपका आंसर निकल के आ गया, दिस इज द आंसर। एकदम सिंपल सा पार्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। x की वैल्यू आ रही है -5/√2 और x की वैल्यू कितनी आ रही है, -√2। तो इस तरीके से आपने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दिया बड़े आराम से। अब हमें, जैसे कि ये एक स्पेशल प्रॉब्लम थी, वैसे आपके सामने एक ये प्रॉब्लम भी आ रही है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, जरा ध्यान से देखना, बताऊंगा आपको सॉल्व करना एकदम इजी तरीके से, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर उस पर लिखा हुआ है हमने 2x² - x प्लस 1/8 और इक्वल टू में कितना आ रहा है, 0। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मेरे लिए स्प्लिटिंग करना भी आसान नहीं है, बिकॉज 1/8 के कहां फैक्टर्स ढूंढने जाऊंगा यार मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें एलसीएम लूंगा, क्योंकि इन सबके अपॉन में कुछ नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, तो मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया, 8। यहां पे कितना हो जाएगा, 16x² - 8x प्लस 1 और इक्वल टू में कितना आएगा, 0। 8 को उधर भेज दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 16x² - 8x प्लस 1 और इक्वल टू में कितना आएगा, 0। सवाल ये उठ रहा है कि 16 1 कितना होता है, आपने कहा 16 1 होता है 16। 16 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने पर 8 आता है, आपने कहा सर 4 4 16 होता है, तो आपका आंसर आ गया 16x² - 4x - 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x कॉमन आएगा, बचेगा 4x - 1। यहां पर -1 कॉमन आएगा, बिकॉज इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां 1 कॉमन आता है, लेकिन मैंने -1 क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि मेरे माइनस साइन को कॉमन लेने से ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और हमारे ब्रैकेट सेम बन जाएंगे। तो आप सब इस बात को समझ सकते हो। आपका आंसर निकल के आएगा 4x - 1 मल्टीप्लाई बाय 4x - 1 और इसी से आप निकाल सकते हो अपना आंसर। x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/4 एंड 1/4। दोनों के दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। हम बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की, जब दोनों रूट सेम आते हैं तो क्या कहानी होती है, इन सब के बारे में बताएंगे आपको। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझो कि हम लोग स्प्लिटिंग और हम लोग की कमांड होनी चाहिए स्प्लिटिंग पे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं। आपको इसी का 5th पार्ट दिख रहा होगा। 5th पार्ट बहुत ही आसान सा पार्ट है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। 100x² - 20x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको हम जब चाहें तब स्प्लिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आराम से जब आप बोलोगे तब इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। 100 × 100 और 10 10 कितना होता है 100 और ऐड करने पे कितना होता है 20। जैसे हमने इसको किया था बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे तो फिर भी हमें एलसीएम लेना पड़ता है, बिना एलसीएम के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो। बात करते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन है उनकी। अभी हमने क्वेश्चन किस पे ट्राई किया, 4.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें क्लियर लिखा था कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से करना है। अब आओ फटाफट से 4.3 पे। मैं आपको पहले भी कहा है कि जब भी मैं पढ़ाऊं तो एनसीईआरटी साथ लेकर बैठा करो, अपनी एनसीईआरटी निकालो और उसके अंदर एक्सरसाइज 4.3 खोल लो सब। 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको काट देना। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स मत काट देना, कभी तुम रगड़ के रख दो सब कुछ, ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 1
इसलिए काट रहे हैं बिकॉज उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला गया और वो हमारे कोर्स में नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की जगह अगर आप हटा करके और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दोगे तो आपका बन जाएगा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा हुआ है कि जो ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इक्वेशंस दे रखी है उनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। अगर उनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो हम 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे, जरा ध्यान से समझना और कोशिश करना समझने की, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम लोग सब जानते हैं कि यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया इस क्वेश्चन के अंदर। अब ऐसे नहीं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहली बार अप्लाई करें, मैं दोनों मेथड आपको पहले ही सिखा दिए हैं। अब एनसीईआरटी में उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि कहां पे इनकी कहां पे ये गिवन है क्वेश्चंस। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया, इक्वेशन क्या दे रखी है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने कहा a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4√3 है और c की वैल्यू कितनी है 3। और हमने यहां पर लिखा कि x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना आएगा 2a। -b यानी कि -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट द वैल्यू ऑफ b इज 4√3 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय a इज 4 एंड c इज √3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपके पास यहां पर जो सॉल्यूशन निकल के आएगा आगे x इज इक्वल्स टू आप सॉल्व करोगे वो आएगा -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, जरा ध्यान से देखना एक बार, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 का कितना होता है आपने कहा सर 48। 4 4 16, 16 3 का कितना हो गया 48 और अपॉन में कितना निकल के आएगा आपके पास, अपॉन में निकल के आएगा हमारे पास 2 4 8। x निकल के आएगा -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में 0 आ रहा है और अपॉन में कितना आ रहा है 8। अगर आप प्लस लेते हो तब भी आपका आंसर आएगा -4√3 अपॉन 8, जिसको आप कह सकते हो √3/2 माइनस का। अगर माइनस साइन लोगे तो भी निकल के आएगा -4√3 अपॉन 8 और आप बोलोगे आंसर आएगा -√3/2। तो बेसिकली यहां पर जब रूट के अंदर वैल्यू 0 आ जाती है, जब रूट के अंदर वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे पास 2 रूट्स निकल के आते हैं और दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। इसका रीजन भी आप जानते हो, +0 लो या -0 लो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसीलिए मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि इन सारे के सारे पॉइंट्स को हम एक जगह असेंबल करके और पढ़ेंगे ढंग से। जैसे कि मैं आपको बात करता हूं इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखना क्या आंसर निकल कर आता है, देखना एक बार अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब इक्वेशन दे रखी है आपको 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 32 और अपॉन में कितना आ रहा है 4। आप कह सकते हो यहाँ पे कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा -31 और अपॉन में कितना आएगा 4। ये आ रही है x की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अंडर रूट के अंदर -33 आ रहा है, अंडर रूट में क्या निकल के आ रहा है -33 निकल के आ रहा है। और मुझे एक छोटी सी बात के बारे में बताना आप कि अंडर रूट के अंदर माइनस साइन का होना क्या कभी रियल नंबर को प्रेजेंट करता है? कभी नहीं करता। मैंने आपको समझाया था फर्स्ट चैप्टर में भी कि वो नंबर जिनके रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है वो कभी भी रियल नंबर नहीं होते। और हमें ऐसे नंबर्स के बारे में नॉलेज है नहीं बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स हैं और इसीलिए हम इसमें लिखते हैं नो रियल रूट्स पॉसिबल। ये मैंने आपको अभी जो एडवांस में करवा दिया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा दिया इसके जस्ट आगे आने वाले टॉपिक से। नो रियल रूट्स पॉसिबल, अब सेम चीज अभी आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी ये चीज की नो रियल रूट पॉसिबल। इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, इनको सॉल्व करने के लिए 11th क्लास के अंदर आपको सीखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस वाले पार्ट के अंदर जो मैंने आपसे कहा कि नो रियल रूट पॉसिबल, क्या एग्जाम में ऐसे लिखना है? बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आना है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है हमारे पास कि हम ये नो रियल रूट का तरीका, नो रियल रूट का आइडिया पहले लग जाए हमको? जैसे इक्वेशन देखा, कुछ छोटा मोटा किया और मालूम चल गया कि नो रियल रूट है, मैं पूरा पूरा सॉल्व क्यों कर रहा हूं यार? तो बस आपके उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन किया गया। देखो ध्यान से, दिस इज नेचर ऑफ रूट्स।
और नेचर ऑफ रूट्स आपको क्या समझाएगा, या आपको यही समझाएगा कि जो आपके रूट्स हैं वो इक्वल हैं, वो टू डिफरेंट है, या रियल है ही नहीं। यह आपको बड़े आराम से मालूम चल जाएगा जस्ट एक छोटी सी चीज से जिसका नाम है ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac, कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। रिप्रेजेंट होता है किससे, ये रिप्रेजेंट होता है कैपिटल डी से, नाम है डिस्क्रिमिनेंट। स्पेलिंग लिखी हुई आपके एनसीईआरटी के अच्छे तरीके से, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो आप लोग सब इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। अब मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बेकार चल रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो है बेकार। डिस्क्रिमिनेंट, आप ध्यान रखना कि डिस्क्रिमिनेंट कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर बच्चे एक गलती करते हैं, वो लोग बी की वैल्यू को ले लेते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमें आदत होती है कंपेयर करने की, और हम कंपेयर करते हैं तो भूल जाते हैं। अब वहां पे था, फॉर्मूले के अंदर था अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें बिना अंडर रूट के लेना है ये, और ये आपको बता देगा फटाफट से कि आपके नेचर ऑफ रूट्स कैसे होने वाले हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा, एक बहुत ही छोटी सी टेबल से समझ में आएगी आपको अच्छे तरीके से। नंबर 1, when b square minus 4ac, when b square minus 4ac is greater than 0, अगर 20 आपने किसी इक्वेशन को देखा और उसमें फटाफट से b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिलती है, अगर तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अगर है तो आप बोलेंगे टू डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल। रियल रूट्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि रियल रूट्स इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो वैल्यू जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करती है। देखो ध्यान से एग्जांपल देता हूं, एक यहां पे नेगेटिव था, रियल नंबर था ही नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया इसलिए रियल नंबर नहीं था। आज ये दो आंसर है, दोनों सेम है, लेकिन वो दोनों की दोनों वैल्यूज रियल नंबर है, ध्यान रखना। इसके पहले का देखो आप, ये दो आंसर आए, दोनों के दोनों रियल नंबर है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में यहां पर दो आंसर आए थे, ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स है। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग जो ये कर रहे हैं, यह आपको प्रेजेंट कर रहा होता है कि आपके पास जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे या नहीं आएंगे। बस इसीलिए मैंने आपके सामने वर्ड यूज किया है रियल, क्योंकि हम लोग 10th क्लास में रियल नंबर के बाहर की चीजें नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो ऐसे केस में आप ध्यान रखना कि नेचर ऑफ रूट होता है टू डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, टू डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल। नेचर ऑफ रूट क्या होगा, टू डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल। चलो आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से। इसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो पहले, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब आपको चेक करना है कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका नेचर ऑफ रूट चेक करना है। आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला फटाफट से, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे लिख सकते हो। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो आपका आंसर निकल के आएगा 49 माइनस 16 और आपका आंसर निकल के आ रहा है 33। 33 इज ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोलेंगे सो टू डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल। टू डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल। इस तरीके से आप बड़े आराम से नेचर ऑफ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टू डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल। आगे चलते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है जरा ध्यान से देखना। इन सेकंड पॉइंट, when b square minus 4ac is equals to 0, जब b square minus 4ac 0 के इक्वल आए, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे टू इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल। अब वो सारे के सारे क्वेश्चन जहां पर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर 0 के इक्वल आ रहा था, जैसे कि आप देखो पहला ही क्वेश्चन किया था हमने सॉल्व, इस वाले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते वक्त अंडर रूट में क्या आया था, 0 आया था। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि यहां पर इक्वल रूट्स आएंगे, और इक्वल रूट्स आए थे और रियल भी थे वो। बस यही बात आपको समझानी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एग्जांपल और देता हूं मैं आपको अच्छे तरीके से, आपको और बेटर समझ में आएगा। आपको इक्वेशन दे रखी है, सपोज देयर इज इक्वेशन, और इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपके सामने, आपको चेक करके बताना है कि इसकी जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कैसे हैं। तो आपने फटाफट से बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया और आपने कहा कि बी स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4। आपका आंसर आएगा 16 माइनस 16। आप कह सकते हो कि आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है, 0। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास
इस केस में नेचर ऑफ रूट क्या होगा? 2 इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल, 2 इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है, एकदम सिंपल। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। इन थर्ड पार्ट व्हाट वी हैव, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जब वो 0 से कम हो जाए तो यहां पे लिखेंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल। नो रियल रूट्स पॉसिबल आपका ये लिखना भी काफी है, लेकिन कई बुक्स थोड़ा एक्स्ट्रा मैथ्स, थोड़ा एक्स्ट्रा हाई फाई वर्ड यूज करके लिख देती है इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल। इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल, और आप सब जानते हो इस चीज को कि इमेजिनरी रूट्स का मतलब इमेजिनरी नंबर से है। नो रियल रूट का मतलब है कि रियल नंबर में आंसर नहीं आएगा। अब आंसर किस में आएगा? इमेजिनरी नंबर में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल देयर इज इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपको चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, तो आप नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए उसी को निकालोगे, फटाफट से -2 का स्क्वायर करोगे। -2 का स्क्वायर किया, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, और मल्टीप्लाई बाय क्या किया हमने? 3 किया। आंसर आएगा 4 माइनस 16 3 का कितना होता है? 48। आपका आंसर निकल के आएगा माइनस का 44 लेस देन 0। तो हम लिखेंगे यहां पर नो रियल रूट्स पॉसिबल। आप इतना लिख दोगे, बहुत ज्यादा है। नो रियल रूट्स पॉसिबल इतना मेंशन कर दो, आपसे कोई दोबारा एक्स्ट्रा सवाल नहीं करेगा। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। दिस इज द नेचर ऑफ रूट, जो मैंने आपको 3 पॉइंट एक्सप्लेन किए। इन 3 पॉइंट के अलावा और तो क्या ही हो सकता है? बी स्क्वायर माइनस 4 जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसकी वैल्यू 3 चीजें तो हो सकती है, या तो 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी होगी। अब इसके अलावा और कोई कंडीशन है ही नहीं, तो उसके अलावा और कोई कंडीशन आ भी नहीं सकती। आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, नेचर ऑफ रूट का क्या कहानी है। तो दिस इज नेचर ऑफ रूट। हम लोग आगे चलते हैं, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है इन सभी इक्वेशंस में से, कि ये इक्वेशन है, वो है, ये, इन सब में आपको चेक करना है। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे वैसे भी, है ना। तो इन सब में आपको चेक करना है। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ के नहीं है, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अब एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन हम कुछ भी वैल्यू लिखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, तो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू आ रही है ना। अब हमें ये चेक करके बताना है कि इस जगह पर नेचर ऑफ रूट कैसे कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो सेकेंड पार्ट उठाया। इन सेकेंड पार्ट द इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने फटाफट से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा? -4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। आपने चेक किया, आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 48 माइनस 48, योर आंसर इज इक्वल्स टू 0। तो आप कह सकते हो 2 इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल। एकदम सिंपल सा काम है, आपको लास्ट में लिखकर आना है बस, और कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट की अगर मान लो कि आपसे कह रहा है कि आपको इसका फोर्थ पार्ट करके दिखाना है, दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। इन फोर्थ पार्ट वी हैव 2x स्क्वायर प्लस kx एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और जो k है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? वहां पर आपके पास आ गया 2। एनसीईआरटी एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे नहीं पता एनसीईआरटी वैल्यू क्या लिखी है, लेकिन आप जानते हो कि कोई वैल्यू लो, आप चेक तो करना सीख ही सकते हो कि चेक कैसे करना होता है। अब इतने छोटे हो नहीं, आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो आपको पता है इस चीज का कि यहां वैल्यू कुछ भी हो, हम लोगों को नेचर ऑफ रूट चेक करना आ जाना चाहिए। तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, योर आंसर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 2 8 दिया 28 दिया 24। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा? यहां से माइनस का 20 आप कह सकते हो लेस देन 0 है। नो रियल रूट्स पॉसिबल, नो रियल रूट्स पॉसिबल। समझ में आ गया आप सबको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में? दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स। और इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एनसीईआरटी में आप जो क्वेश्चंस करते हैं उन पर टिक करते जाओ, क्योंकि आपको पता है कि हम इनको कंडीशन में पढ़ने वाले हैं। आज आपका फर्स्ट डे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसकी नेक्स्ट क्लास आपका सेकंड डे होगा और वो लास्ट डे भी है। तो 2 दिन में हम क्वाड्रेटिक पूरा खत्म कर लेंगे आराम से, लेकिन आपको साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप टिक करते रहो, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने कराया आपको वो वापस रिवाइज भी करना है। तो आप रिवाइज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा बड़े आराम से। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.4, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है बिकॉज
ये एग्जाम के अंदर 1 मार्कर में पूछा जाएगा 100%। तो आपसे इसने कहा क्या है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। इन फर्स्ट पार्ट उसने आपसे कहा कि देयर इज इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और वो कह रहा है कि इसके इक्वल रूट्स है। इसमें गिवन है, इट इज गिवन दैट दे हैव इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव 2 इक्वल रूट्स, फॉर विच द फॉलोइंग ऑलरेडी इक्वेशंस हैव 2 इक्वल रूट्स। उनके रूट्स इक्वल है, ध्यान रखना। अगर उनके रूट्स उसने खुद ही बोल दिया आगे से कि इक्वल है, एक तो चेक करने के लिए बोलता था हम b² माइनस 4ac खुद निकालते हैं, एक यहां पे उसने खुद बोला कि b² माइनस 4ac ऑलरेडी 0 के इक्वल है भाई, क्योंकि वो इक्वल रूट्स तो हम जानते हैं। सो इफ दे हैव इक्वल रूट्स देन b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होगा। यहां से क्लियर दिख रहा है कि एक इक्वेशन बन सकती है और k की वैल्यू आने के पूरे चांसेस है। b की वैल्यू k है तो k का स्क्वायर हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। k² माइनस 24 इक्वल टू 0 आ रहा, आप कह सकते हो k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 24 को उधर भेज दोगे और स्क्वायर आने के लिए स्क्वायर रूट लोगे तो आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, क्योंकि 24 का मतलब होता है 4 6 24 और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो बाहर ही कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है kx मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा ये kx² माइनस 2kx और प्लस में कितना आएगा 6 इक्वल्स टू में कितना आएगा 0। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले b² माइनस 4ac की, तो इसमें भी तो b² माइनस 4ac आपको 0 दे रखा है। आप ध्यान रखना, ऐसी इक्वेशन आपको जानबूझ के फ्रेम करके देता है ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि वो ढूंढे कि abc की वैल्यू क्या है। हमें पता था कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, x² वाली टर्म लाए, x वाली टर्म लाए, कांस्टेंट टर्म लाए, और फिर हमने इनकी वैल्यूज पुट की। माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। आप कह सकते हो कि यार आपके पास 4k² माइनस 6 4 24k इक्वल टू 0। अभी हम लोग इनमें 4k कॉमन लेंगे, बचेगा क्या k माइनस 6 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। तो आप कह सकते हो कि या तो 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0 और k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ 6। k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6, ये दो आपके आंसर्स हो गए। k इज इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6, ये दोनों आपके क्या है आंसर्स है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये आपने जो क्वेश्चन अभी भी सीखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और एग्जाम में 100% जैसे लीनियर इक्वेशन में कंडीशन पे क्वेश्चन आता है, वैसे क्वाड्रेटिक के अंदर 1 मार्कर में इस पे ही क्वेश्चन आएगा, ये फैक्ट है। तो तैयारी कर लो इस चीज की अच्छे तरीके से, है ना। आगे चलते हैं। अब हमारे पास फिर से वही चीज आ गई, हम काफी टाइम से पढ़ते हैं। चैप्टर 1 में भी वर्ड प्रॉब्लम आई थी, चैप्टर 3 में भी आई थी, चैप्टर 4 में भी आई थी, चैप्टर 2 में नहीं आई। 1 में थी वर्ड प्रॉब्लम्स, 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स है, 4 में वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स की इंपॉर्टेंस ही बहुत अलग है, ध्यान रखना। आपको ये एक कहानियां बना कर देंगे और आपको उनको सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं हमारे सामने कौन कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली है, थोड़ा ध्यान से समझना वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज, ये एक्सरसाइज 4.1 की बात हो रही है ना, एक्सरसाइज 4.1 की बात करते हैं। इन एक्सरसाइज 4.1, अब देखो दोबारा हम 4.4 इज द लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर, हम लोग दोबारा 4.1 पे आ गए हैं और 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके थे। अब 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं और ये 2 का फर्स्ट पार्ट है और ये वर्ड प्रॉब्लम है। बेसिकली उन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करनी है। मैं इक्वेशन फ्रेम करूंगा बट आपको उनके सॉल्यूशंस भी निकालने होंगे। इसका मैं निकाल के दिखाऊंगा और इसके बाद आने वाली प्रॉब्लम्स का आप खुद निकालना बैठ करके। इक्वेशन निकाल के मत रुक जाना। बोर्ड एग्जाम में कभी भी इक्वेशन निकालने के लिए नहीं आएगा, इक्वेशन के साथ वो उसको सॉल्व करने के लिए भी बोलेगा, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसने कहा देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। जो उसकी लेंथ है वो 1 more than twice इट्स ब्रेथ है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ है। आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है। क्वेश्चन ने जो पूछा उसको ध्यान देना, ऊपर की हेडिंग में इस वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर दो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सॉल्व करना है, आप ध्यान रखना। तो आपने लिखा सबसे पहले स्टेटमेंट, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेथ बी y। हम लोग सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को क्या मानेंगे, x और y मानेंगे। लेकिन यहां पर क्योंकि उसने आपको बोला है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than इट्स ब्रेथ,
तो यहां पर हमें दो वेरिएबल मानने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, और इसीलिए क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक का है, बिकॉज उसने दोनों के बीच में आपस में भी रिलेशन आपको दिया है। तो हम इसको लीनियर की तरह ना सॉल्व करके किसकी तरह सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करेंगे। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें किसको एक्स मानना चाहिए। तो आपको ट्रिक सिखाता हूं, ध्यान से समझना। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा है। बेसिकली लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेथ पे। अगर ब्रेथ पता होगी तो उसका डबल करके उसमें +1 करके हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, तो ऑटोमेटिकली लेंथ कितनी आ गई, 2x + 1। यहां तक किसी को दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और हमने आसानी से कर भी लिया। अब वो कहता है कि एरिया जो है वो 528 है। तो हम लोग सब जानते हैं कि एरिया का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एंड दिस विल बी इक्वल टू 528। लेंथ इज 2x + 1 और ब्रेथ इज x, तो आप बोल सकते हो 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय x इज 528, और यहां पे निकल के आएगा 2x² + x - 528 इज इक्वल्स टू 0। आपको सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक नंबर निकल के आएगा, दैट इज, क्योंकि आपको स्प्लिटिंग करनी है। अगर आप स्प्लिटिंग से कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हो तो भी ठीक है। आपको स्प्लिटिंग करके दिखाता हूं, बिकॉज स्प्लिटिंग पे थोड़ा सा सोचने का वाला पार्ट ज्यादा है। तो आपको एक बार और मौका मिल रहा है स्प्लिटिंग सीखने, जरा ध्यान से देखना। 2 और 528 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1056, और मैंने 1056 से फैक्टर्स निकाले। पहले 2 से किया, कितना आ गया 528, फिर अगेन मैंने इसको 2 से किया, कितना निकल के आ गया 264, फिर अगेन मैंने इसको 2 से किया, कितना निकल के आ गया 132, फिर अगेन मैंने इसको 2 से किया, कितना निकल के आएगा 66, फिर अगेन मैंने इसको 2 से किया, कितना निकल के आ गया 33, और फिर मैंने इसको 3 से किया, फिर मैंने इसको 11 से किया। अब ये मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 2 3 × 11, 2 आ रहा है 5 टाइम्स, और मेरे को यहां पर दिख रहा है बीच में कोफिशिएंट x का 1। बेसिकली इतने बड़े नंबर के फैक्टर्स ही बड़े बड़े आएंगे, और उन फैक्टर्स को प्लस करने पर तो 1 नहीं आएगा ना यार। तो दिमाग ऑटोमेटिकली एक ही डायरेक्शन में काम करेगा कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जिसका मतलब वो बिल्कुल पास के नंबर्स होंगे। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है 32, और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 33। मिल तो गया 33 और 32। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर आंसर कितना निकल के आएगा, 2x² + 33x - 32x और -528 और इक्वल टू में कितना आ रहा है 0। आप समझ सकते हो कि इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है x, और यहां पे क्या बचेगा 2x + 33, और इन दोनों में कॉमन आ रहा है -16, तो यहां पे कितना बचेगा 2x + 33 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x + 33 कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास x - 60 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ रही है -33/2, और हमारे पास यहां से x की वैल्यू निकल के आ रही है 16। तो ये जो हमारे पास दो वैल्यूज निकल कर आई हैं, यही हमारे आंसर्स हैं। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आंसर वो बनेगा जो हमारे क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सेटिस्फाई करेगा। आप सब जानते हो कि किसी की ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे यहां पर कि x इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम लोग, x इज इक्वल्स टू -33/2 इज नॉट पॉसिबल। और सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं है, बिकॉज एज ब्रेथ नेवर बी अ नेगेटिव टर्म, या नेवर बी नेगेटिव लिख दो, इतना काफी है। बिकॉज लेंथ नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि x इक्वल्स टू -33/2 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर है x इज इक्वल्स टू कितना था 16। तो हमारा आंसर है x इक्वल्स टू 16, यानी कि ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ रही है 16, और लेंथ तो था वो 2 टाइम्स ऑफ x + 1 था, 2 × 16 + 1 था। तो हमारा आंसर है 33 मीटर। ये ब्रेथ है और ये हमारे लिए लेंथ है। अगर आप में से किसी को भी इसमें दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। 4.2 का ही सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 4.1 का सॉरी, और इसके अंदर उसने बोला है 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। तो आज एक फटाफट से आप एक छोटी सी टेबल बनाओ पहले, और उसको ध्यान से समझना कि उसमें क्या है। अगर किसी ने आपसे कहा 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर उन्होंने आपको 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, सेकंड केस में बोला 2 odd consecutive
पॉजिटिव इंटीजर्स, और थर्ड केस उन्होंने आपसे बोला 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब इन तीनों केसेस में आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की जब बात हो रही है, जब 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो हम इस बात को पहले ढंग से समझेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। यहां पे रेगुलेशन है, बोल रहा है कोई ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लगातार आने वाले इंटीजर्स। यहां पर लगातार आने वाले ऑड इंटीजर्स यानी कि 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड इंटीजर्स हो गए। लगातार आने वाले इवन इंटीजर्स यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से। तो आप मुझे इस बात को समझाओ एक बार अच्छे तरीके से कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में हम कौन कौन से लेंगे। हम लिखेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x, x+1, x+2, x+3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे हो गए 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमने लिखे हैं आपके सामने, x, x+1, x+2, x+3 इस तरीके से। अगर वो आपसे ऑड बोल रहा है तो ऑड का जरा ध्यान से समझना। अगर उसने बोला 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम लोग लेंगे x, x+2, x+4 और इस तरीके से। अब आपने कहा कि सर ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है अभी अभी, इस एक्सप्रेशन के अंदर, जो एक्सप्रेशन में लिखा अभी अभी, इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने x के बाद x+2 क्यों लिया? एक बार इस स्टेटमेंट को मेरे साथ बोलना, लेट द कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x, यानी कि x आपके लिए एक ऑड इंटीजर है। तो अपने दिमाग में कोई भी ऑड इंटीजर सोचो। आपने बोला सर 71, तो नेक्स्ट वाला 71 + 2 ही तो होगा 73, उसके नेक्स्ट वाला 71 + 4 75 ही तो होगा। तो बेसिकली हम लोग x को खुद ऑड मानते हैं, तो इसलिए उसके आगे वाले भी ऑड निकले तो हम उसको 2 के गैप से लिखते हैं। दैट इज द रीजन हम लिख रहे हैं x, x+2, x+4, x+6 इस तरीके से। अगर उसने आपसे बोला कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स तो मैं यहां पर भी सेम ही मानूंगा, x, x+2, x+4, x+6 डॉट डॉट डॉट। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी सेम है। इसका रीजन इसलिए सेम है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको मार्क कर रहा हूं रेड से, ध्यान रखना। ये बहुत रेड अलर्ट है आपके लिए, तो याद रखना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ये हमारे सामने जो ये निकल कर आए हैं इंटीजर मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनकी एक इंपॉर्टेंस अलग है। इवन में ऐसा क्यों है? क्योंकि x भी आप इवन मानोगे। आपने कोई भी इवन नंबर बना, आपने कहा सर मैं 192 मानूंगा, तो 192 इवन है, उसके आगे वाला 194 उसमें 2 ऐड करने पर ही आएगा, उसके आगे वाला उसमें फिर +2 करने पर आएगा। यानी कि बेसिकली अगर हम फ्लो बनाएंगे तो x, x+2, x+4, x+6 इस तरीके से बनेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि उसने कौन से इंटीजर्स बोले। उसने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इसका मतलब वो आपको कह रहा है कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट 306 है। तो हम लिखेंगे लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। जो मैंने 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स माने हैं वो क्या क्या माने हैं? x और x+1 माने हैं। और इसने हमसे कहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या भी बोल सकते हैं कि x × x+1 जो आएगा वो 306 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि x² + x - 306 = कितना आएगा? 0। अब ये क्वेश्चन आपके सामने बन गई है, इसको बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग एनी मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, जो आपको लग रहा है उससे लगाओ और सॉल्व करके निकालो अपने आंसर्स। अब मान लो इसको सॉल्व करने पर आपका एक आंसर नेगेटिव आ रहा है और एक आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको पता है कि नेगेटिव आंसर इसलिए हो सकता है बिकॉज हमें कौन सा इंटीजर चाहिए था? पॉजिटिव इंटीजर। आप बोल देना कि सपोज x = आपका आंसर आ गया -17 आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, है ना। अगर आपका आंसर -17 आ गया तो आप बोलोगे -17 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज we need a positive integer. It is negative, that's why we reject it. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे तरीके से। चलो आगे चलते हैं, सुनना इसके बाद जरा ध्यान से। अभी क्वेश्चन आया आपके सामने, रोहन और उसकी मदर, यानी कि ये एज वाली प्रॉब्लम है और 2 कैरेक्टर्स के बीच में रोहन और उसकी मदर। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age is 3 years from now will be 306. We would like to find Rohan's present age. अब पहला सवाल तो यहां पर दिमाग में ये उठता है कि किसकी एज किस पे डिपेंड कर रही है, बिकॉज हम किसी एक को ही तो अज्यूम कर सकते हैं, दूसरा तो ऑटोमेटिकली आएगा बिकॉज कंडीशन तो उसने दी है। वो कह रहा है कि रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 years बड़ी है। तो इसका मतलब रोहन की मदर रोहन पे डिपेंड करेगी। तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years।
रोहन की प्रेजेंट एज आ गई x। अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो आप बोल सकते हो द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी हो जाएगी x प्लस 26। ऑटोमेटिकली कितनी होगी x प्लस 26। और आप जानते हो उसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि यहां पर इन दोनों की एज में रिलेशन था कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का अच्छे तरीके से। अब बात जरा समझने की है। बात समझने की क्या है? बात यह समझने की है कि रोहन और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, लेकिन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट। तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3, और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि हम कह सकते हैं कितनी हो जाएगी x प्लस 29। ये रोहन की मदर की एज हो गई, ये रोहन की एज हो गई। और आपको पता है कि इन दोनों की एज का अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि x प्लस 3 को अगर हम x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 360। और आप कह सकते हो यहां पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 29 इंटू 3 कितना होता है 87 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 360। इसको सॉल्व करने पर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 और इक्वल टू में कितना आएगा 0। दिस इज द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो एक्स और वाई की दोनों, एक्स की 2 वैल्यूज। अगर उनमें से एक वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप सब जानते हो इस तरीके से कि वो वैल्यू का नेगेटिव आने का रीजन क्या है। सॉल्व किया आपने, वो नेगेटिव आई, और आप जानते हो कि वो जो नेगेटिव वैल्यू आई है उस नेगेटिव वैल्यू का पॉसिबल नहीं होने का रीजन क्या है, क्योंकि किसी की भी एज नेगेटिव नहीं हो सकता। आप लिखोगे दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू का ये लिखोगे दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज कैनॉट बी इन नेगेटिव टर्म्स। अगली बात समझ में, एज कभी भी नेगेटिव टर्म्स में नहीं हो सकती, ये उसका रीजन है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एग्जाम्पल। ये 2 एग्जाम्पल है आपके सामने। इसके अंदर इसने बोला कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैविंग 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो यहां पर एग्जाम्पल 1 है एनसीईआरटी का, और उसमें लिखा है जॉन एंड जीवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल्स है। अगर जॉन और जीवंती दोनों के मिलाकर 45 मार्बल्स है तो आप कह सकते हो दैट द मार्बल्स जॉन हैव, मैंने जॉन के पास जो मार्बल है उनको कितना मान लिया, दैट द मार्बल्स जॉन हैव बी एक्स। जॉन के पास x मार्बल्स है तो जीवंती के पास ऑटोमेटिकली कितने मार्बल हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। आप इस बात को समझ सकते हो कि जॉन के पास अगर x मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स। दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स है। आपके पास और मेरे पास मिलाकर के टोटल 20 मार्बल्स पड़े हुए हैं, दोनों के मिलाकर के। मेरे पास 7 मार्बल है तो आपके पास कितने होंगे 13। तो सीधी सी बात है, यहां पर भी सेम कहानी है। जॉन के पास अगर x होंगे तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। इसने कहा कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर उन्होंने 5-5 मार्बल खो दिए तो जॉन के पास कितने मार्बल बचे x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने बचे 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो आप कह सकते हो कि मार्बल्स बचा है 40 माइनस एक्स। ये जीवंती के मार्बल है और ये जॉन के मार्बल है। ये जॉन के मार्बल्स हैं, ये जीवंती के मार्बल्स हैं, और आपको बोला गया कि इन दोनों के प्रोडक्ट करने पर 124 आंसर आता है। तो आप लिखोगे कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, ये करने पर आंसर कितना आता है हमारे पास 124। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस में कितना आएगा 5x इक्वल्स टू में कितना आएगा 124। उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 और इक्वल्स टू में कितना आएगा 0। याद करो स्टार्टिंग के अंदर, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करवाई थी, वो यही इक्वेशन थी, और उसको सॉल्व करने पर हमारे पास x की 2 वैल्यूज निकल के आई थी 36 और 9। अब यहां पर दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ जाए तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, जरा ध्यान से सुनना। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है यानी कि और दोनों फ्रैक्शन में भी नहीं आ रही है। अगर फ्रैक्शन डेसिमल में होती तो हम इनको रिजेक्ट कर सकते थे बिकॉज मार्बल्स डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होंगे, लेकिन दोनों ही एग्जैक्ट है और पॉजिटिव भी है।
तो हमने लिखा दोनों आंसर पॉसिबल में लिखा इफ जॉन हैव 36 मार्बल्स देन जीवंती हैव 9 मार्बल्स एंड इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स देन जीवंती हैव 36 मार्बल्स। तो दोनों आंसर्स मेरे पॉसिबल है। आपको लास्ट में स्टेटमेंट तो लिखकर आना ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर स्टेटमेंट जहां जरूरी है वहां ही बता रहा हूं, क्योंकि इनको नहीं लिखने के मार्क्स कट जाते हैं। ध्यान रखना लास्ट में क्या लिख के आओगे। सो जॉन हैव 36 मार्बल्स एंड जीवंती हैव 9 मार्बल्स। इफ जॉन हैव 9 मार्बल्स जीवंती हैव 36 मार्बल्स। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in a day. On a particular day, the cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. This problem is very simple but important. ये बहुत ही important example है, ध्यान रखना, आपको आना चाहिए ये। इसने कहा कि कॉटेज इंडस्ट्री किसी दिन कुछ टॉयज बनाती है, तो आपको बताना है कि उस दिन उसने कितने टॉयज बनाए। तो मैंने स्टेटमेंट में ये लिखा लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी, let the number of toys produced on that day be x. उस दिन जो टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए मैंने कितने मान लिए, उनको x मान लिए। let the number of toys be x. अब ये आपको कह रहा है कि जो कॉस्ट है एक टॉय की, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय पता है मुझे, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे x था, तो हमने लिखा 55 माइनस x। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन टॉय। ये एक टॉय की कॉस्ट है, ध्यान रखना 55 माइनस x। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन टॉय। ये एक टॉय की कॉस्ट है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन टॉय। यहां तक समझ में आ गया। ये कॉस्ट है एक टॉय की। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन टॉय। अब मुझे एक छोटी सी बात का आंसर आप लोग देना। 55 माइनस एक्स एक टॉय की कॉस्ट है। अगर मैं मानता हूं कि एक टॉय, ये जो इनमें से कोई भी एक टॉय है, ये मान लो कि 20 रुपए का आ रहा है, 20 रुपीज का एक टॉय है। अब मेरे पास ऐसे टोटल टॉयज पड़े हैं 10, तो 20 टॉयज 20 रुपीज का एक टॉय है और टोटल 10 टॉय पड़े मेरे पास। ऐसे एक खिलौना 20 रुपए का है, टोटल 10 खिलौने ऐसे। तो 20 और 10 को मल्टीप्लाई करने से टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी सारे टॉयज की? सेम बात है। तो वैसे ही अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टॉयज पता है कि एक्स बने हैं और एक टॉय इतने रुपए का आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो आपने लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 55 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। और आप जानते हो कि ये जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, ये हमको गिवन था। कहां गिवन है? देखो लिखा हुआ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 750 और ये भी तो टोटल कॉस्ट है, वो भी टोटल कॉस्ट है। हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने कहा 55 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा 750। और सॉल्व करने पर निकल के आएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। और हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। और अच्छे तरीके से जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ये जो हमारे सामने इक्वेशन आई है, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे इसकी स्टार्टिंग में। आपको दिखाता हूं हमने कहा सॉल्व किया था। ये हम लोगों ने इसको स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर दिया था। और स्टार्टिंग में हमने सॉल्व किया था किस जगह? ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। और सॉल्व करने पे दो आंसर आए थे 30 और 25, दोनों मेथड से और सॉल्व किया था हमने। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपने जो ये सॉल्व किया है उसके आंसर थे 25 एंड 30। तो यहां पर आप कोई भी सॉल्यूशन से कर देना और आंसर आएंगे आपके एक्स के 25 और 30। इस बार फिर से दोनों आंसर्स पॉजिटिव आ रहे हैं और हम लोग इस कंफ्यूजन में है कि किसको रखें किसको रिजेक्ट करें। तो आप लोग 25 और 30 आपके पास कोई पॉइंट नहीं है रिजेक्ट करने का, तो आप बोलोगे बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल। सो द नंबर ऑफ टॉयज आर, सो नंबर ऑफ टॉयज आर ईदर 25 और 30। लास्ट में ये स्टेटमेंट आएगा, ध्यान रखना। हर जगह नेगेटिव मिल जाएगा या रिजेक्ट करने की वैल्यू मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। जहां कोई रीजन ही नहीं है रिजेक्ट करने का, वहां पे दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको इसमें, है ना। आगे चलते हैं। ये अपनी एक्सरसाइज आ गई 4.2 और 4.2 की वर्ड प्रॉब्लम से ध्यान से देखना।
इसने बोला फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। आप जानते हो कि दो नंबर्स की बात हो रही है और उन दोनों का सम आ रहा है 27। अगर मैं बोलता हूं कि लेट वन नंबर बी एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट की बात हो रही तो लीनियर तो दिमाग में आनी नहीं चाहिए, लीनियर प्रोडक्ट नहीं होती थी। लेट वन नंबर बी एक्स, आपने लिख लिया यहां पे लेट वन नंबर बी एक्स, लेट वन नंबर बी एक्स, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा? तो अदर नंबर हो जाएगा आपके पास 27 माइनस एक्स। वन नंबर एक्स हो गया, अदर नंबर हो गया 27 माइनस एक्स, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182 और एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 और इक्वल टू में कितना आएगा? 0। ये आपके सामने इक्वेशन निकल के आ गई। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना एकदम। अब हम बात करते हैं 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फिर से उसने कोई ऑड इवन नहीं लगाया तो हम लिखेंगे लेट द कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, और इन दोनों के स्क्वायर का सम x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 365 आ रहा है। तो एक्सपैंड करने पर कितना निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 365, और हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस x 182 इज इक्वल्स टू 0 है। ये बन गया आपकी इक्वेशन। एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम्स है, आप इनको आराम से फ्रेम करके अब इनको सॉल्व करने का काम तो मैंने आपको दिया है, तो इन सबको सॉल्व करना है, ध्यान रखना। इन सबके सॉल्यूशन चाहिए, मेनली इक्वेशन बनाने तक की बात है, इसको सॉल्व करना हम सबको आता है, कैसे करना होता है। इतनी देर सिखा चुका हूं, बहुत सारी चीजें आपको सिखाई है। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया है इसने एबीसी, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो उसकी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। एल्टीट्यूड डिपेंड कर रहा है बेस पे। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी x, मैंने बेस को मान लिया x, तो उसका एल्टीट्यूड ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? x माइनस 7। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x माइनस 7 है। एंड इट्स हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। तो हम ये जानते हैं कि यहां पर इक्वेशन फ्रेम करने की हिंट उसने नहीं दी, लेकिन राइट ट्रायंगल अपने आप में राइट ट्रायंगल बोलना ही इक्वेशन बनाने के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें। क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ AC इज 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। AB की वैल्यू कितनी है? x माइनस 7, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे, और BC की वैल्यू कितनी है? x, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, और प्लस में कितना आएगा? x स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169, और इक्वल टू में कितना आएगा? 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 और इक्वल टू में कितना आएगा? 0। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन, और इसको आप सॉल्व करके बड़े आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप समझ सकते हो कि यहां पर आपने 2 कॉमन लिया और फिर सॉल्व किया, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप आराम से सॉल्व करो और लिख देना आंसर जो भी आपके निकल के आते हैं। अगर कुछ कॉमन आता है तो हमें कॉमन लेना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉमन लेना जरूरी है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लेंगे, ये फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉटेज इंडस्ट्री पे बेस्ड है, और हम ध्यान रखना एक चीज को कि ये सेम क्वेश्चन आपको कराया है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी x मानेंगे। आपको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दे रखा है, यहां पर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को आपने x माना होगा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल प्रोडक्शन निकल जाएगा, जो कि 90 दे रखा है आपको। दिस इज द टोटल प्रोडक्शन। यहां से इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना और आराम से सॉल्व कर सकते हो आप। तो एक वर्ड प्रॉब्लम आपको खुद से भी करनी आनी चाहिए ताकि आपको पढ़ के मतलब समझ में आए, बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम मैंने आपको कराई है। ठीक है, अब आप लोगों ने यहां तक जो पढ़ा, इस पूरे पार्ट में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा, दैट इज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, जो ट्रेन वाला क्वेश्चन था।
उसको छोड़ने का रीजन ये है क्योंकि एग्जाम में कटवाया गया है रिड्यूसिबल इक्वेशंस को। तो वो इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज आती हैं, यानी कि आपको उसमें लास्ट में आकर एलसीएम लेना पड़ रहा था इक्वेशन बनाने के लिए, 1/x और उसमें फिर आप एलसीएम लेते थे। अपॉन वाली जो प्रॉब्लम थी ये इस चैप्टर से कट गई, तो इस पे बेस्ड सारी की सारी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स और सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कटवा दी गई हैं। ये इस 30% इस चैप्टर से गायब हुआ है। तो ध्यान रखना, आपको तैयार रहना है इस चीज के लिए कि आपके इस चैप्टर के अंदर बहुत चीजें कम हो गई है और अब सीधे सीधे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो और निकल कर सामने आ गए कि ये क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है। इस चैप्टर से अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कट गया, वो टैप वाला क्वेश्चन कट जाएगा आपका 4.3 का। तो इस टाइप के बड़े बड़े लेजेंडरी क्वेश्चंस अगर कट रहे हैं तो इसका मतलब अब आपके पास इसमें स्कोर करने के चांसेस और ज्यादा तैयार हो गए हैं। सो आज के इतना ही करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। बाय। अपने डाउट्स निकालना और डाउट सेशन में पूछना। बाय।